Hello everyone, this is Monica Khurana. Today we are going to start chapter 1 Indian economy on the eve of independence. और यहाँ पर आपको पता है कि मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं क्योंकि ये जो 15 मिनट का सेशन होगा इसमें क्विक पॉइंटर्स हम पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मीनिंग बिफोर 1947 हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उसे क्या बुलाया जाता था, क्या था, उन सब पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सो एज यू ऑल नो वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ओके, सो वी वर नोन एज ब्रिटिश इंडिया। अब उस ब्रिटिश इंडिया में एक कॉलोनी होते हुए हम लोगों को कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स के बारे में या सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो किसी भी इकोनॉमी की जब स्टडी होती है मेजर हम 6 पार्ट्स को ज़रूर पढ़ते हैं, उसके फीचर्स, दैट मीन्स उसका ग्रोथ लेवल कैसा है, मेजरली इनकम देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, फॉरेन सेक्टर कैसा है मीनिंग फॉरेन ट्रेड, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो वन बाय वन हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हर केस में हम जो देखेंगे वो ये आ जाता है कि बैकवर्ड थी हमारी इकोनॉमी, स्टेगनेंट थी, नॉन वाइब्रेंट इकोनॉमी। ओके, सो बेसिकली ये किस टाइप की इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज पर पर्सन जो अर्न करता है वो बहुत कम होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक प्रीडोमिनेंस ऑफ फार्मिंग दिखता है एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी में, एक्सट्रीमली लो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वाइड स्प्रेड एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, राइट। अब तक आप लोग सारे चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है वो भी आपको समझ होगा। स्टेगनेंट इकोनॉमी वो हो जाएगी जहां बहुत ही स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट टू फॉर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, राइट। एंड देन वाइब्रेंट इकोनॉमी is always characterized by dynamic changes in terms of the emerging role of technology process in the process of production। और प्रोडक्शन यहाँ हमेशा मार्केट ओरिएंटेड देखा जाएगा, प्रॉफिट मोटिव मेन होता है। इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स अगर प्रोडक्शन के कहें, डिसीजंस के कहें, इकोनॉमी में मूवमेंट के कहें, उन सब में प्रॉफिट मोटिव मेन देखा जाता है, दैट इज वाइब्रेंट इकोनॉमी। और पर कैपिटा इनकम का तो अलग ही लेवल दिखता है और नेशनल इनकम का भी। Developing economy more or less like a backward economy in terms of quality of life, but you can see the predominance of absolute poverty. But as compared to backward economy, high level of per capita income, increased GDP, transformation from one sector to another sector is seen, right? And Indian economy, अगर हम British India की बात करें, you all know at that point of time Indian economy was subsistence, like we used to do subsistence farming। subsistence farming का मीनिंग क्या होता है कि अपने प्रोडक्शन, अपने यूज के लिए आप फील्ड वर्क कर रहे हो और जितना भी फिर सरप्लस बचता था आप उसे सेल करने जा रहे हो, दैट इज मार्केटेबल सरप्लस। सो बेसिकली जो सिस्टम था वो इतना ज़्यादा डल हो चुका था जहाँ पर ग्रोथ पर पर्सन नहीं थी। तो जब एक इंडिविजुअल की ही ग्रोथ नहीं है तो इकोनॉमी आप कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर हमारा आता है पुअर एंड लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज जस्ट ₹230 और अगर ग्रोथ रेट को देखा जाए तो बहुत ही कम था। पर कैपिटा इनकम एनुअली 0.5% से ग्रो करता था, नेशनल इनकम 2% से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडियन इकोनॉमी कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड्स को हमेशा ध्यान में रखो। ट्रेंड किसे कहते हैं? डाटा को ट्रेंड कहते हैं। ये आपके पास होना चाहिए, हर डिटेल टाइमलाइन आपके पास क्लियर होनी चाहिए। NCERT की बुक को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसमें जितने बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस को भी आप कंसीडर करेंगे। छोटे छोटे नाम भी दिए बिकॉज पैटर्न चेंज हो जाने से, न्यू सिस्टम होने से, 2 टाइप के बोर्ड लाइक दिस टाइम you are going to attend for MCQs and all, so deep knowledge बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी के इतना बताने से नहीं आएगी जब तक आप उसको डीपली स्टडी नहीं करोगे। फिर भी I'll make sure कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। सो ये हमारा पोर्शन इसमें मिलेगा और ध्यान रहे कि कोई भी ऑफिशियल बॉडी नहीं थी, नो ऑफिशियल बॉडी वाज अरेंज्ड टू टेक केयर ऑफ द इकोनॉमी और टू सी द डाटा रिलेटेड टू ब्रिटिश इकोनॉमी। अगर डाटा पता होता तभी तो वर्क किया जा सकता था, बट नो ऑफिशियल बॉडी वाज क्रिएटेड।
सो दादा भाई नारोजी एक इम्पॉर्टेंट नेम है जिसे आप याद कर लो, उन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैक्सिमम अनऑफिशियल काउंटिंग उन्होंने ही की है। आपसे जब भी पूछा जाए अनऑफिशियल कब हुआ था, 1876 में काउंट हुआ था, एंड ऑफिशियल सर्वे कब हुआ था या ऑफिशियल कैलकुलेशन कब हुई थी नेशनल इनकम की, दैट वाज 1931, that too by Dr. V.K.R.V. Rao. Okay, so very poor growth, low economic growth. Now let's proceed to agriculture. What was the stage of agriculture? Backward, stagnant and non-vibrant. Over 80% population was engaged in agriculture sector. Then also this was the condition. Why? वोलेटिलिटी, इंक्रीज वोलेटिलिटी इसीलिए थी क्योंकि सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, वहाँ स्टेग्नेशन बहुत ज़्यादा देखने में मिला, लो प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। दिस सब फार्मिंग इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिक कॉजेज वर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यू ऑल मस्ट बी नोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है और ये कहाँ शुरू हुआ था। आपको याद होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, कहाँ स्टार्ट किया था, बंगाल में किया था और कौन से ईयर में किया था। दैट वाज आई थिंक इन 1793। ओके, यस एब्सोल्युटली 1793 बंगाल लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और इस सिस्टम के अंडर जितने भी जो टैक्स सिस्टम वगैरह आप सबको पता ही है कि इसमें क्या रहता है, क्यों रेवेन्यू अर्न करने की वजह से जो भी इंडियन लैंडलॉर्ड नहीं रेवेन्यू ला पाता था और आगे पे कर पाता था, उसकी जो लैंड थी वो क्या हो जाती थी, कॉन्फिस्केट, और फिर वहाँ पर हमारे धीरे धीरे हमें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड दिखने शुरू हो गए। सो दीज वर द रीजन जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स की इंडियन लैंडलॉर्ड्स की हेल्प नहीं कर पाते थे और रेवेन्यू बर्डन बढ़ता चला जाता था। देन सेकेंड वॉज फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। अर्लियर वी यूज्ड टू डू सबसिस्टेंस फार्मिंग, देन वी वर शिफ्टेड फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में हो जाने की वजह से शिफ्ट, हमें मेजर चेंज यहाँ पर ये भी दिखा। ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, क्रॉप शेयरर थे लैंडलॉर्ड, कॉस्ट शेयरर नहीं थे, और फोर्स कमर्शलाइजेशन हो जाने की वजह से बहुत सारे एरियाज में स्टार्वेशन भी हमें देखने में मिली। एंड देन अल्टीमेटली आपको पता ही है ओपियम इंडिगो लैंड को इनफर्टाइल करता था, उस समय इतनी मॉडर्न प्रैक्टिसेस भी नहीं थी एग्रीकल्चर की। एंड देन पार्टीशन, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न था। जितने भी हमारे फर्टाइल लैंड थे सिंध के पास, दैट टर्न्ड इनटू देन पंजाब, टुडेज पाकिस्तान, एंड देन जूट मिल्स, देन पोर्शन ऑफ इंडिया, नाउ बांग्लादेश। सो ये भी एक मेजर रीज़न था आपका। एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज वर नॉट प्रॉपर, और भी टेक्नोलॉजी वाइज आज की डेट में भी आपको हर गांव में नहीं दिखेगी, तो उस समय तो बिल्कुल ही नहीं थी, राइट। सो दीज वर द रीजन बिहाइंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। देन कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल कम ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लेटर। इंडस्ट्री अगर आप देखें तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन था, बैकवर्ड था, अगेन स्टेगनेंट था। यहाँ पर आप दो फीचर्स उसके देखोगे, हैंडीक्राफ्ट टोटली फिनिश हो चुका था, जिसे डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट बोलोगे, एंड लो साइडेड ग्रोथ वाज सीन। मेजर रीजन जो था दैट वाज ट्विन फोल्ड मोटिव। यस, ट्विन फोल्ड मोटिव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है ट्विन फोल्ड मोटिव? वी ऑल नो ब्रिटिश केम इनटू इंडिया in the form of trader or as trader, you know. So usually उनका जो मोटिव था वो बहुत लेट समझ आया था, और वो मोटिव यही था कि इंडिया को कन्वर्ट कर देना एक एक्सपोर्टर के फॉर्म में, कौन सा, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, और इम्पोर्टर उनके फिनिश गुड्स का। दैट टू आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं, टर्निंग इंडिया इनटू द स्प्रॉलिंग मार्केट ऑफ फॉर देयर फिनिश गुड्स, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में और जर्मनी में बहुत ज़्यादा फैल चुका था, और जहां उन्हें रिसोर्सेज चाहिए होते थे और एक ऐसी मार्केट भी जो उनके प्रोडक्ट को परचेज कर सके, तो इंडिया में एम्पल ऑफ रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल्स थे जिनको यूज़ किया जा सकता था, और वो हम सब जानते ही हैं। देन डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में अगेन रीजन आपका ट्विन फोल्ड मोटिव है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से जैसे जैसे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड रिप्लेस करते चले जा रहे थे इंडियन लैंडलॉर्ड्स को, सो प्रिंसली कोर्ट्स का डिसअपियर होना शुरू हो गई। प्रिंसली कोर्ट्स जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का टेक केयर किया करती थी, और इस वजह से हमें देखने में क्या मिला,
बहुत ज़्यादा लाइक दे डिडंट गेट पेट्रोनेज फ्रॉम प्रिंसली कोर्ट्स, और जिस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाई। अगेन वहाँ पर न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड इमर्ज हो चुके थे, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट का सीधे सीधे कंपटीशन था किससे, फिनिश गुड्स से, राइट, और मशीन मेड गुड्स से, इंटरनेशनल गुड्स से, और वो ट्रेंड था उस समय। आज भी अगर हम देखते हैं, कहना पड़ता है कि इंडियन गुड्स को आप परचेज करो, अब तो बहुत अच्छे लेवल में आनी शुरू हो गई हैं, डोंट बाय फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड ऑल, बट उस समय में भी ये क्रेज सबसे ज़्यादा था एंड देयर वाज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। सो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन क्या था, सिंपली ब्रिटिश इकोनॉमी का था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और इंडियन इकोनॉमी को टोटली इग्नोर किया गया था। लोप साइडेड ग्रोथ जो रीजन है, वन साइडेड ग्रोथ, बेसिकली इंडस्ट्रीज वहीं सेटअप की गई जहां ट्रांसपोर्ट ईजी था। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट आप जानते ही हो, वाटर ट्रांसपोर्ट था, और सबसे बड़ी बात कि देयर वाज नो इनिशिएटिव टेकन and it is confined to the area which would enlarge the size of the market. So basically only we worked as the feeding economy to their economy. So कोई भी कॉलोनी हमेशा एक फीडिंग सेंटर हुआ करता था अपनी मेन गवर्नमेंट के लिए, राइट। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड में आप दो बातें समझते हो। सबसे पहली चीज की डायरेक्शन और कॉम्पोजिशन क्या है फॉरेन ट्रेड का। डायरेक्शन और कॉम्पोजिशन होता है आपका कि एग्जैक्टली कहाँ आप ट्रेड कर रहे हो और किस किस चीज़ों का आप ट्रेड कर रहे हो। तो कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम अगर हम देखें, राइट, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी वो कैसे समझ आएंगी डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में। मोर देन हाफ प्रोडक्ट या हाफ रॉ मटेरियल, हाफ रिसोर्सेज ब्रिटेन को एक्सपोर्ट होते थे इंडिया की तरफ से। चाइना, सीलोन और पर्शिया के साथ भी हमारे ट्रेड थे, लेकिन बहुत कम। और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ये थी कि हमें एग्जैक्टली अगर कहा जाए मोनोपोली कंट्रोल होने की वजह से ड्यूटीज, टैरिफ, इन सब के चार्जेस उनसे ज़्यादा लिए जाते थे जो ब्रिटेन के अलावा हम जिनसे ट्रेड करते थे। तो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया गया। एंड देन येस, हम किस चीज़ के एक्सपोर्टर थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के। कौन कौन से हैं, लाइक आपका सिल्क, कॉटन, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, ये सब एक्सपोर्ट होता था। इंपोर्ट क्या करते थे हम लोग, नेट इम्पोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स, जैसे कि सिल्क हो गया, वुलन क्लोथ्स हो गए, राइट, लाइट मैकेनिकल गुड्स हो गई, सो ये सब। एंड देन ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, ये एक मेजर रीज़न था हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड को ख़त्म करने का, और वो उसकी वजह से आप कह सकते हो कि एक्सप्लॉयटेशन रेट जो था वो बहुत फास्ट हो गया। देन दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। आपको फॉरेन ट्रेड को हम दूसरी तरह से भी पढ़ते हैं, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, और इस थ्योरी को सर्टिफाई किया था दादा भाई नारोजी ने, या उन्होंने ही फाइंड आउट की थी ये थ्योरी। क्योंकि जितने भी, अगर हम बहुत तगड़े एक्सपोर्टर थे, हमारा लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस हमें मिलता था, वही टाइम था बिफोर 1947। आज तक भी आप देखोगे तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो उस समय में जितना भी सरप्लस आता था वो इंडियन एक्सचेकर पर बर्डन डाला जाता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट की वही इन पूरे एक्सपेंडिचर्स को बियर करेंगी, और इंडियन एक्सचेकर से ही, यानी कि जहाँ भी ट्रेजरर ऑफ इंडियन करेंसी, राइट। तो जहाँ जितना भी अमाउंट ब्रिटिश इकोनॉमी में आया, इंडियन इकोनॉमी में आया करता था, ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी में, उस पैसे को वॉर एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, और कहना चाहिए जितनी इनकी आर्मी मेंटेनेंस होता था, इन सब में यूज़ किया जाता था। सो इट वाज टोटली व्हाट डू वी कॉल इट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, राइट। देन कम्स, आप लोगों ने एग्रीकल्चर समझ लिया, लो लेवल ऑफ ग्रोथ था, फॉरेन ट्रेड क्या था, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज का पार्ट था, एंड देन इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूँ यहाँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, किसी भी कंट्री में कौन मेजरली 3 सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ऑल। सेकेंडरी सेक्टर, कन्वर्जन होना,
रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में, एंड देन टर्शरी सेक्टर, उसी गुड्स को सर्विस देते हुए आप डिफरेंट रेंज तक पहुंचाना। सो आप अगर इसका ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपको पता चल ही रहा है, रीजनल वेरिएशंस थी बहुत ज़्यादा और डिस्पैरिटी देखने में मिली। प्राइमरी सेक्टर में 70 to 75% जो वर्कफोर्स थी वो इन्वॉल्व थी, जिसमें से 10% कह सकते हो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था। सेकेंडरी सेक्टर ऑलमोस्ट निल था, इन्फेंट स्टेज पे था, 9% था। कौन सी इंडस्ट्री थी उसमें? आई थिंक आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तो दोबारा इन दिनों दोबारा से नाम लिया जा रहा है टाटा एंड सन्स का, एयर इंडिया वापस मिलने की वजह से। तो यस, टिस्को वाज देयर। कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई थी, क्या उसका नेम था, राइट? उन सबको आपने याद रखना है। एंड देन टर्शरी सेक्टर, इंडिया एंड पाकिस्तान आर द ओनली इकोनॉमी जहाँ पर आप देखोगे यूजुअली किसी भी इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है प्राइमरी पहले, क्योंकि लोगों को इधर काम करना इसलिए भी है बिकॉज दिस इज मोर ऑफ लेबर वर्क देन माइंड वर्क, यू नो। टेक्नोलॉजी वगैरह ऐड करके उसकी टेक्निक्स को सीखना अलग बात है, बट यहाँ पर इसे काम करना इज मच ईजियर। सो प्राइमरी सेक्टर पहले कहीं पर भी किसी भी इकोनॉमी में कोई भी नई कंट्री बनती है, पहले सर्वाइवल की बात आती है, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग की, राइट? सो वो यहाँ होता है। देन सेकेंडरी एडवांसमेंट आती है। बट इंडिया और पाकिस्तान ऐसा था क्योंकि पहले तो एक ही था, देन नाउ दीज बोथ आर सेपरेटेड, जहाँ पर आप देखोगे कि पहले प्राइमरी के बाद टर्शरी सेक्टर ग्रो हुआ एंड देन सेकेंडरी धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुआ, राइट? नाउ कम्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इट वॉज ऑल्सो बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट एंड ऑल्सो इट नीडेड अपग्रेडेशन, राइट? एंड एक्सपेंशन इन पब्लिक ओरिएंटेशन। सो एक्सपैंड होना बहुत ज़रूरी था और कहीं ना कहीं हमें इसको पब्लिक ओरिएंटेशन मीनिंग पब्लिक से रिलेटेड ओरिएंट करते हुए बहुत सारे एरियाज में ग्रो होना है। आप सब देख रहे हो कि अभी भी हम इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये रोल था। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पहले तो सब्जेक्टिव था, तो आप लोगों को क्वेश्चन आता था कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटेन इकोनॉमी, बट आप ये अपनी इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो तो आप कभी भी ये नहीं लिखते हो कि यस पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। सब्जेक्टिव में ये लिखा जाता था इन परस्यूट ऑफ देयर कॉलोनियल एम्बिशंस, ठीक है? तो उनके एम्बिशंस के चलते कुछ इम्पैक्ट्स हमें देखने में मिले जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस माने जाते हैं। अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जब डेलिबरेटली किसी को ओवरकम करने के लिए या किसी को अपग्रेड करने के लिए कुछ किया जाता है तो वो पॉजिटिव वर्क होता है किसी के लिए। लेकिन अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हो उसके चलते किसी का फायदा हो रहा है तो दैट इज इनडायरेक्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। वो हुआ था। और जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि रोड्स इनके मोटर व्हीकल्स के चलने के लेवल की नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रेलवेज, पोर्ट्स, ओके, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, मॉनेटरी सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, ये सब हम कहेंगे, एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, ये सब उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में नोट डाउन करेंगे। इन पे क्वेश्चन भी आगे पूछते रहेंगे और साथ साथ आप केस स्टडीज में और ज़्यादा अच्छे से समझोगे इसको। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक आई एम लेफ्ट विद डेमोग्राफिक थ्योरी। तो मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ और आप लोगों को डेमोग्राफिक थ्योरी के बारे में बता देती हूँ। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में आपको डेमोग्राफिक मीनिंग यहाँ आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि किसी भी इकोनॉमी में पॉपुलेशन का स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। 3 स्टेजेस होती है डेमोग्राफिक थ्योरी के हिसाब से, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। कंसीडरिंग दिस, अब तक आप ये पढ़ चुके हो, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। पर 1000 कितने लोग बर्थ लेते हैं, पर 1000 कितनों की डेथ होती है, दैट इज डेथ रेट। और बाकी फिर इसकी बाइफर्केशन होती जाती है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड सो ऑन। सो ये बहुत हाई होता है। सेकेंड स्टेज वो होती है जहाँ बर्थ रेट जो है वो तो कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डेथ रेट कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, जो कि आपका इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बात करता है। ये दोनों हमारे वर्स्ट मेडिकल कंडीशन को शो करती हैं। और यहाँ पर आकर हमें दिखता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
ओके क्योंकि पहले वाले जा नहीं रहे हैं, नए आते चले जा रहे हैं. सो दिस देयर is seen the tendency of population explosion and then third stage जहाँ birth rate और death rate दोनों control हो जाते हैं. So before 1921 हम लोग first stage में थे. ट्रांजिशन जो देखा गया वो 1921 में देखा गया, जिसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है. सो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो हम पॉपुलेशन में ही पूछ रहे हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में पूछा जाएगा देन इट इज 91. ओके सो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आपका 1921 के हिसाब 21 को कहा जाता है, जहां फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में ट्रांजिशन हुआ था, जबकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो ईयर है वो 1951 है. राइट तो ये चीज़ याद रखना. बाकी आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर मैं बोलूँ 218 पर 1000 0 to 6 months के बेबी उनकी डेथ हो जाती थी. उस समय 218 पर 1000 था, जो कि आज की डेट में 42 पर 1000 है. तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये आपको याद रखने हैं, इनके ऊपर आपने खूब वर्क करना है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो ऑन एन एवरेज कितना लाइफ जीता है कोई भी पर्सन, 32 ईयर्स था. मेल फीमेल का अलग आपको उसमें मेंशन किया गया है बुक में, वो याद रखना. लो लिटरेसी रेट था 16%, और अगर उसी 16 को 100 माने तो उसमें से 7% जो था वो सिर्फ फीमेल लिटरेसी रेट था, जो कि जेंडर बायस है, सोशल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक चैलेंजेस को भी शो करता है. राइट मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं कि आप लोगों से डिस्कस कर लूँ और बता दूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखने हैं. आई होप आप उन सबको ध्यान से समझोगे. जितने भी एनसीईआरटी में आप लोगों को बॉक्सेस नज़र आते हैं उन सब बॉक्सेस के बारे में ज़रूर पढ़ना. जैसे फर्स्ट बॉक्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल के बारे में लिखा है, दक्काई मुस्लिन किस नाम से जानी जाती थी. राइट फ्रेंच ट्रैवलर का नाम क्या था जिसने बताया था इंडिया को रिचर देन इजिप्ट. इन सब नामों को याद रखना और बॉक्सेस को ज़रूर रीड करना. नाउ आर कंपटीशन टाइम. आप लोगों से हर वीडियो के एंड में मैं 5 क्वेश्चन पूछा करूँगी जो आपने कमेंट बॉक्स में करने हैं. आई होप आप लोगों को वो सब नाम और या फिर ईयर जो भी मैं आपसे पूछूं वो आपको पता हो. जो भी जल्दी आंसर करेगा और सही आंसर करेगा और कंसिस्टेंट होगा पूरी इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज में, उस बच्चे का नाम अनाउंस होगा फाइनल सैम्पल पेपर डिस्कशन डे वाले दिन. आप लोगों की हेल्प से अगर हम लोग अच्छा सेशन बना गए ये तो बहुत अच्छा लगेगा, इंकरेजमेंट भी मिलेगी. लेकिन उस बच्चे को ज़रूर एक अच्छा सा प्राइज़ मिलेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा और रेगुलर रहेगा और जिसका सबसे पहले हमारे पास कमेंट्स आएंगे. तो आज के 5 क्वेश्चन हैं, उन्हें ध्यान से सुनना. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पर्सन हु स्टार्टेड लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड इन विच ईयर. अब आपने सेकेंड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ टिस्को. थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पॉपुलेशन रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश इंडिया. फोर्थ क्वेश्चन ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम. फिफ्थ क्वेश्चन नेम द फ्रेंच ट्रैवलर who stated that India was richer than Egypt. So see you guys in next video. That video will be full of case studies, assertion reasoning and MCQs. जिस तरह से आपको आना है thoroughly on chapter 1 based. I hope आपको इससे benefit हो और आप इसे continue रख पाए. Thank you so much for watching our channel.